जहां उन्होंने वर्ण के अर्थों को गिनते हुए रंग अर्थ को वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ दिया। वर्ण का अर्थ वर्ण अक्षर भी होता है, वर्ण का अर्थ समुदाय भी होता है, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, लेकिन देखना पड़ता है कि किस अर्थ का किस प्रसंग में प्रयोग किया जाए। हमारे समीक्षकों ने अज्ञानता के कारण वर्ण व्यवस्था के साथ में रंग को जोड़ करके हमारे सामने एक विचार दिया कि प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ वो रंग के आधार पर हुआ था। और कहा गया कि जो गोरे लोग थे उनको ब्राह्मण कहा गया, जो लाल रंग के थे उनको क्षत्रिय नाम दिया गया, जो पीले रंग के थे उनको वैश्य नाम दिया गया, और जो काले रंग के थे उनको शूद्र नाम दिया गया। यह बहुत ही अज्ञानतापूर्ण विचार है। हमारे संपूर्ण साहित्य में कहीं भी वर्ण व्यवस्था को रंगों के आधार पर विभाजित नहीं किया गया है। हां, जहां कहीं रंगों का प्रसंग आता है वहां पर इनको प्रतीकात्मक माना गया है। वे प्रतीक हैं गुणों के, और यह प्रतीकात्मकता प्राचीन काल में भी थी, आज भी है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, तीनों का प्रतीकात्मक अर्थ भिन्न भिन्न है। हरे रंग का अर्थ समृद्धता, श्वेत रंग का शांति अर्थ, केसरिया रंग का त्याग अर्थ हम ग्रहण करते हैं। राजमार्ग पर चलते हुए हमारे सामने आने वाली लाल, हरी, नीली बत्तियां अपना एक विशेष अर्थ हमें देती हैं। उनका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। इसी प्रकार भाषा के अंदर जो प्रयोग होते हैं वो प्रतीकात्मक होते हैं। अगर हम प्रतीक से हट करके उनको समझने लगे तो वो हमारी अज्ञानता होती है, हमारी भ्रांति होती है। जब भी हमारे सामने खेल का कोई समाचार आता है तो हम प्रयोग करते हुए देखते हैं कि आज कंगारुओं की टीम जीत गई, आज लायंस की टीम ने बहुत अच्छा खेला, आज भालुओं की टीम ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। कोई भी प्रसंग से हटकर सोचने वाला व्यक्ति, कोई भी इसको ठीक अर्थ में न सोचने वाला व्यक्ति इनका कभी मूर्खतापूर्ण अर्थ कर सकता है कि कभी ऐसा समय था कि शेर लड़ते थे, भालू आपस में खेलते थे, कंगारू भी आपस में खेलते थे। लेकिन क्योंकि आज इसका अर्थ स्पष्ट है इसलिए हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। जब भी हम कहते हैं कंगारुओं ने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया तो हम समझ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। जब हम कहते हैं लायंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो हम समझ जाते हैं कि उनका प्रतीक लायन है, शेर है। ब्रिटिश की टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। और जब भालुओं की चर्चा आती है तो भालू प्रतीक है रूसियों का, तो हम समझ जाते हैं बिना किसी संदेह के कि रूस की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज भी रंग प्रतीकात्मक हैं, इसका अभिप्राय नहीं कि वो वैसी ही चीज है। हम कहते हैं ये आदमी बड़ा काले दिल का है, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इसका दिल काले रंग का है। ये प्रतीक है। इसलिए जहां जहां रंगों की चर्चा आई है, महाभारत के श्लोक में एक चर्चा आती है जहां बताया गया है कि किस वर्ण का कौन सा रंग प्रतीक है, न कि यह बताया गया है कि इन रंगों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। महाभारत में कहा गया है ब्राह्मणानाम सितो वर्ण है, क्षत्रियाणाम च लोहित है,
वैश्यानाम पीतको वर्ण शूद्राणाम असितः तथा। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों का रंग सित है, उज्जवल है, यह ज्ञान का प्रतीक है, गुणों का प्रतीक है, धार्मिकता का प्रतीक है। जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, सद्गुणी हैं, उनका उज्जवल चरित्र है और ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। लाल रंग वीरता का प्रतीक है, पहले भी था, आज भी है। इसलिए वीर क्षत्रियों का लाल रंग कहा गया है, उनको लाल रंग वाला कहा गया है, या लाल रंग कहने से क्षत्रियों का ग्रहण होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी का पीला वर्ण है और लक्ष्मी का संबंध व्यापार से है। हमारे प्राचीन काल में उनको वैश्य कहा जाता था। वैश्यों का पीत वर्ण है, ये प्रतीकात्मक वर्ण है व्यापार का। और ये प्रतीकात्मकता आज भी हम कहीं कहीं देख रहे हैं, अवशेष के रूप में, परंपरा के रूप में चली आ रही है। हम देखते हैं कि जहां व्यापारिक विज्ञापन होते हैं उनको येलो पेजेस कहा जाता है, पीत पृष्ठ कहा जाता है, जो बिल्कुल इस बात को, प्रतीकात्मकता को, पीले रंग की प्रतीकात्मकता को व्यापार के साथ जोड़ता है। और वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र अज्ञानी होता था। वह होता था जो मंद बुद्धि वाला होता था और पढ़ाई से भी नहीं पढ़ता था या अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से नहीं पढ़ता था। अज्ञानी होने के कारण अज्ञान का प्रतीक कृष्ण वर्ण है, इसलिए प्रतीक रूप में उनको कृष्ण वर्ण का कहा गया है। हमने इस प्रतीकात्मकता को नहीं समझा और एक अज्ञानतापूर्ण व्याख्या पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दी, और बहुत से लोग ये समझ बैठे कि कभी वर्ण व्यवस्था का जो उद्भव हुआ था वो रंगों के आधार पर था, और वर्ण व्यवस्था तो है ही रंग भेद की नीति पर आधारित, इसलिए यह निंदनीय है। जबकि वास्तविक बात यह है कि जिन व्यक्तियों ने ऐसी समीक्षा प्रस्तुत की और जिन व्यक्तियों की ऐसी धारणा बन गई, उनका अज्ञान निंदनीय है, वैदिक वर्ण व्यवस्था निंदनीय नहीं है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में अनेक स्थानों पर अपनी वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट किया है। उसके कुछ प्रमाण हमें बीच में मिलते हैं। हालांकि बहुत प्रक्षेप उसमें समय समय पर होते रहे, बहुत परिवर्तन उसमें समय समय पर होते रहे, परिवर्धन उसमें समय समय पर होते रहे। जैसे कभी कभी आवश्यकता के अनुरूप भी परिवर्तन कर दिया जाता है, क्योंकि मनुस्मृति प्राचीन काल का, वैदिक काल का एक सर्वोच्च मान्यता प्राप्त संविधान था, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की मर्यादाओं की व्याख्या करने वाला था, उनको नियंत्रित करने वाला था। इसलिए मनुष्य मात्र से वह जुड़ा हुआ था, तो उसमें परिवर्तन और परिवर्धन अधिक हुए। हमारा संविधान बनकर के 1950 में हमारे सामने आया। आज लगभग 60 वर्ष हमारे देश को हो चुके हैं स्वतंत्र हुए। इस 60 वर्ष की अवधि में उस मूल संविधान में 80 से अधिक परिवर्तन हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार समय पाकर, कभी आवश्यकता के अनुसार, कभी लोगों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर, कभी लोगों ने किसी और निहित लक्ष्य के कारण मनुस्मृति में समय समय पर प्रक्षेप किए, किंतु फिर भी मध्य मध्य में
उस मूल व्यवस्था के प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण मनुस्मृति में पाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम कर्मणा वर्ण व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं और मनु की मौलिक मान्यताओं की व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी भी नहीं